नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। एक बार फिर से जो है आपका इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बड़ी एनर्जी भरी क्लास हमारी कल रही थी और आज भी क्लास कुछ वैसी ही होने जाने वाली, वैसी ही एक अट्रैक्टिव होने जाने वाली, बढ़िया होने। एक लंबे समय के बाद में 2-3 दिन से बड़े बोरिंग टॉपिक चल रहे थे, अब वापस थोड़ा इंटरेस्टिंग आए, तो बिल्कुल अपन इन इंटरेस्टिंग टॉपिकों को इंटरेस्टिंग बनाए रखेंगे। तो जैसा कि आप सबने कल पढ़ा ही होगा और आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको कल की क्लास के अंदर समझ में आ ही गया होगा। आज की क्लास को अपन फिर से एक नए सिरे से शुरू करते हैं और कुछ नई चीजें अपन जानने का प्रयास करते, कुछ नई चीजें अपन समझने का प्रयास करते। उससे पहले मैं आपको कल का हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको यहां पे पता रहे। हमने कल पढ़ा था दोस्तों क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों? कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो किसके द्वारा दी गई थी? जो दी गई आपके पावलोव महोदय के द्वारा या पेवलोव के द्वारा दी गई थी। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि 3 स्टेप के अंतर्गत जो है ये प्रक्रिया पूरी होती है। एक होती है आपके अनुबंधन से पूर्व, एक होती है आपके अनुबंधन के समय और एक होती है आपके अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के समय और तीसरी कौन सी होती है मेरे दोस्तों? तीसरी होती है अनुबंधन के बाद। इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया था कि अनुबंधन से पहले यदि यूसीएस प्रस्तुत किया जाएगा तो प्राणी देगा यूसीआर, यदि सीएस प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी देगा एनआर, क्योंकि ये सीएस बना ही नहीं है तो एनआर ही देगा। अनुबंधन के समय सीएस प्लस क्या प्रस्तुत किया जाएगा? यूसीएस, तो प्राणी क्या देगा? यूसीआर देगा। और अनुबंधन के बाद यदि प्राणी के साथ में सीएस प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी क्या देगा? सीआर। अब आज की क्लास में कोई ये नहीं कहेगा कि सर स्वाभाविक, अस्वाभाविक, अनुबंधित, अनुबंधित फिर से पढ़ाओ ना, बस यहां तक आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं और कुछ चीज पढ़ते हैं। हेडिंग लगाना है आपको। ये सारी चीजें हो गई। इसके अंतर्गत आपको कुछ चीजें जो कल आज आपको लिखनी है। सबसे पहले तो आपको लिखनी है अनुबंधन, कि अनुबंधन किसे कहते हैं। पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है? अनुबंधन किसे कहते हैं। तो अनुबंधन की शॉर्ट परिभाषा लिखवा रहा हूं, डिटेल आपसे लिख देना। शॉर्ट परिभाषा क्या है? यूसीएस के साथ या यूसीएस से पहले, यूसीएस के साथ ही लिख देता हूं, चलो मैं, यूसीएस के साथ यदि बार बार सीएस प्रस्तुत किया जाए, सीएस यानी कि सीएस प्रस्तुत किया जाए, तटस्थ उद्दीपक किया जाए, तो प्राणी एक समय बाद सीएस के प्रति भी सीआर देने लग जाता है। यह तो हो गई आपके सिंपल परिभाषा जो मुझे लिखनी थी। अब जिसको बड़ी लिखनी है तो वो ऐसे लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। यदि बार बार स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी एक समय बाद में अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी वैसी ही अनुक्रिया करने लग जाता है जैसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ करता है। यह आपको लिखनी है, बड़ी तो लिख दो, बाकी मैंने आपको लगभग पूरी की पूरी बता दी। अब देखिएगा, अब अपन एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं दोस्तों, वो अपन पढ़ते हैं सीएस के प्रकार। सीएस के प्रकार, सीएस का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपक के प्रकार, या अपन यूसीएस के प्रकार पढ़ लेते हैं पहले। यूसीएस ऐसे पढ़ लेते हैं, यूसीएस के प्रकार पढ़ लो पहले। यूसीएस के प्रकार, यूसीएस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके अनुबंधित उद्दीपक। कौन से उद्दीपक हो जाएंगे दोस्तों? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अनुबंधित उद्दीपक हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। भाई कितने प्रकार के होते हैं? 2। पहला प्रकार जो होता है वो कहलाता है आपके प्रत्यात्मक, और दूसरा जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? आपके विमुखी। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? विमुखी। एक का नाम जो है वो क्या है आपको? तो पहला जो आता है वो क्या कहलाता है? आपके प्रत्यात्मक, या इसको प्रवृत्त्यात्मक भी कहते हैं। प्रवृत्त्यात्मक,
इसको आकर्षक उद्दीपक भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि प्रवृत्त्यात्मक आपको ध्यान रखना है ना। इसको आकर्षणात्मक भी कहते हैं, आकर्षणात्मक, आकर्षणात्मक। और इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसको कहते हैं विकर्षणात्मक, विकर्षणात्मक। ये क्या चीज होती है समझिएगा। दो प्रकार के उद्दीपक होते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। एक जो होते हैं उनको कहा जाता है आपके एक को कहा जाता है आपके प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक, या इसको कहा जाता है आकर्षणात्मक उद्दीपक। इसके अंदर क्या चीज होती है समझ लीजिएगा। इसके अंदर यह चीज होती है कि जैसे देखिएगा, प्रवृत्त्यात्मक के अंदर जो उद्दीपक होते हैं वो सुख वाले होते हैं, सुखद होते हैं। इसके अनुभव जो होते हैं बड़े सुखद होते हैं। सुखद होने का मतलब क्या होता है, जैसे भोजन करना, प्रसन्नताएं करना, किसी चीज से लैंगिक क्रियाएं करना, ये सुखवादी होते हैं, ये आनंददायक होते हैं। और एक जो आपके विमुखी होते हैं वो कैसे होते हैं, उसके अंदर ऐसे उद्दीपक होते हैं जो दर्दकारी होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, है ना, जिससे कष्ट होता है, ऐसे उद्दीपक होते हैं। लेकिन प्रश्न यहां पे यह उठता है कि किस प्रकार के उद्दीपकों को प्रस्तुत करने पर अनुबंधन जल्दी हो जाता है। क्या हम प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक या आकर्षणात्मक उद्दीपक को प्रस्तुत करते तो अनुबंधन जल्दी होगा, या विमुखी से जल्दी होगा। यानी कि बालकों के सामने ऐसा उद्दीपक प्रस्तुत करें सुखद तो वो अनुबंधन जल्दी करेगा, या उसके सामने अनुबंधन करें दुखद तो जल्दी करेगा। तो सारे लोगों के दिमाग में आता है दुखद से तो धीरे धीरे होता होगा, सुखद से बढ़िया होता है, आनंद वाली चीजें तो बढ़िया लगती है। अरे नहीं होता है दोस्तों, विमुखी उद्दीपकों से अनुबंधन तीव्र होता है। कैसे, समझ लीजिए। एक बच्चे को आप ये समझाओ कि गर्म बर्तन पड़ा हुआ है, कि बार बार उसको कह रहे हो इस गर्म बर्तन के हाथ में मत जाना, हाथ जल जाएगा, हाथ दूर ले, है ना, गर्म बर्तन के बाद मत जाना, हाथ जल जाएगा, हाथ ले इधर आ, मैं चॉकलेट देता हूं, ले इधर आ, मैं मिठाई देता हूं, बुला रहे हो। बच्चा दौड़ा जा रहा है गर्म बर्तन के सामने हाथ लगाने के, नहीं समझ रहा है, क्योंकि आप उसको इतनी प्रशंसाएं, इतना प्रसन्न, इतनी खुशियां वाली चीज दे रहे हो। लेकिन मान लो कि आप समझ लो कि आप कुछ भी नहीं करो, बच्चा अगर फंस जाएगा ना, एक ही बार बर्तन के हाथ लगा लगेगा गर्म, तुरंत हाथ चटेगा, सीख गया एक ही बार में, दूसरी बार में कहने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे पता करो। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे आजकल के जो टीचर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बच्चों को बड़े प्यार से रखते हैं। विद्यालय में केजी, यूकेजी, एलकेजी या नर्सरी, पहली दूसरी तीसरी वाले होते हैं, वो बड़े प्यार से रखते हैं कि बेटा कल ये होमवर्क करके आप कंप्लीट लाओगे ना, ये देखो मेरे बैग के अंदर टॉफी पड़ी है, ये मैं पूरी की पूरी आपको दे दूंगी। बच्चा घर पे जाता है, घर पे उसके पास में कोई टॉफियों की कमी नहीं है, खा लेता है, बिना होमवर्क के वापस आ जाता है। करके लाया, नहीं करके लाया तो मैडम कहती है कि ये टॉफी है, मैं नहीं दूंगी, वह तुम्हारे पास में रखो। ऐसा बहुत बार करोगे तो फिर एक बच्चे के मन में लालच आएगा, फिर उस टॉपिक के चक्कर में वो क्या कर लेगा, होमवर्क करके ले आएगा। एक अपने टाइम के टीचर, क्योंकि अनुबंधन धीरे धीरे हो रहा है, एक अपने टाइम के टीचर, ये कल होमवर्क करके ले आना, नहीं करके लाया, दो खींच के रखे चाटे अगले दिन से टाइम टू टाइम, क्योंकि दर्द हुआ, पीड़ा हुई तो जल्दी सीखा। तो ध्यान रखना कि ऐसे उद्दीपक जो दर्द या पीड़ादायक होते हैं उनसे अनुबंधन बड़ा तीव्र होता है, लेकिन जो सुखदायी होते हैं उनसे अनुबंधन बड़ा धीमे होता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना, दोस्तों को समझने में समय लगता है, दुश्मनों को समझने में समय नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोस्त सुखद अनुभव देने वाले होते हैं, दुश्मन दुखद अनुभव देने वाले होते हैं, इसीलिए वो जल्दी समझ में आती है। आपसे जो व्यक्ति प्रेम करता है उसको समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन जो आपसे ब्रेकअप करके चला गया उसको समझने में एक सेकंड नहीं लगेगा, क्योंकि वो पीड़ा दे करके गया है। तो जो व्यक्ति दुख दे करके जाता है उसका अनुबंधन जल्दी हो जाता है। जो सुख वाले होते हैं उनके साथ में अनुबंधन होने में क्या लगता है मेरे दोस्तों? समय लगता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, दुखद उद्दीपकों से अनुबंधन तीव्र होता है, सुखद से तीव्र नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुखद तो आनंददायी लगते हैं, धीरे 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 अनुबंधन चलते रहते, तो समझने में क्या लगता है? समय लग जाता है। अनुबंधन एक जैसे होने में समय लग जाता है, क्योंकि इसीलिए तो आपने देखा होगा पत्नी पत्नियों के बीच में झगड़े चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। इसका मतलब उनके बीच में अनुबंधन होने में क्या लगेगा? समय लगेगा, है ना, एक टाइम लग सकता है, क्योंकि सुखद अनुभव से जुड़े हुए हैं। लेकिन वही दुखद अनुभव से जुड़े हुए तो कोई व्यक्ति किसी, कोई लड़की, कोई लड़का किसी के साथ में बहुत बुरा करके गया हो तो एक ही बार में ये बुरा, इससे बात ही नहीं करनी, एक ही बार में आप समझ जाते हो। तो यही कारण है कि सुखद अनुभव हमेशा अनुबंधन धीमी गति से करवाते हैं, दुखद अनुभव अनुबंधन हमेशा तीव्र गति से करवाते हैं। तो बताओ इसके अंदर क्या याद रखना है दोस्तों? एक एक लाइन की तो चीजें बताओ मुझे। प्रत्यात्मक या आकर्षणात्मक उद्दीपक क्या होते हैं? उद्दीपक क्या होते हैं? तो अपन क्या लिख देंगे? सुखद उद्दीपक। भाई क्या लिख देंगे अपन? सुखद उद्दीपक बराबर करके क्या लिख देंगे?
अनुबंधन धीरे होगा। अनुबंधन क्या होगा? अनुबंधन धीरे होगा। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना। आप ये सोचो, देखो पावलोव ने मान लो ऐसा क्या होता, तो पहले दिन घंटी बजाई होती, कुत्ते के करंट का वायर लगा होता, कुत्ता क्या कूद जाता, दूर चला जाता। अब आप देखना, घंटी बजाई होती है और उसके सामने क्या क्या होता, वायर लेकर के जाता, जैसे टच किया करंट का और कुत्ता क्या हो जाता, दूर जाता। 2 दिन के अंदर जैसे घंटी बजती कुत्ता कूदने लग जाता। समय नहीं लगता अनुबंधन होने में, क्योंकि दुखद है। ये भोजन दिया ना, इसलिए इसमें क्या लग गया, टाइम लग गया। तो सुख वाली चीजों में अनुबंधन धीरे होता है, दुख वाली में अनुबंधन जल्दी होता है। तो ध्यान रखना, अनुबंधन धीरे होगा। विमुखी क्या होते हैं? तो ये होते हैं दुखद या कष्टदायी उद्दीपक। भाई क्या याद रखोगे? कष्टदायी उद्दीपक। और ध्यान रखना, इससे अनुबंधन तीव्र होता है। इससे अनुबंधन क्या होता है मेरे दोस्तों? इससे अनुबंधन तीव्र होता है। ये हो गया आपके एक टॉपिक और क्लियर। बताओ इसके अंदर क्या झंझट है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी आ जाए परीक्षा के अंदर आंसर दे सकते हो, जब दोनों लाइनों के अंदर अपने कंसेप्ट क्लियर हो गए। ज्यादा नहीं घबराना है, बड़ी इजी चीजें हैं ये। बस दिक्कत क्या होती है कि हम इसको पढ़ते बड़े गलत तरीके से, इसीलिए हमें लोड लगने लगती है, इसीलिए हमें ये भारी लगने लगती है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, बड़ी सिंपल चीजें हैं, बड़ी साधारण सी चीजें हैं। आराम से आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। अब देखिएगा, आगे चलते हैं अपन, और आगे अपन पढ़ते हैं इस सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय। हेडिंग लगाना, क्या लगाओगे दोस्तों? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत के महत्वपूर्ण संप्रत्यय, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को ध्यान में रखनी है। महत्वपूर्ण संप्रत्यय, महत्वपूर्ण संप्रत्यय, यहां से प्रश्न आते हैं। देखिएगा, 2-3 संप्रत्यय मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला संप्रत्यय आता है सामान्यीकरण। क्या आता है मेरे दोस्तों? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण संप्रत्यय क्या होता है समझिए। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है कि जब हम एक बार किसी चीज से अनुबंधन करवा देते हैं और अनुबंधन होने के बाद प्राणी क्रिया करने लग जाता है किसी उद्दीपक के प्रति, वो उद्दीपक कौन सा होगा? तटस्थ होगा। भाई जैसे घंटी है, वो क्या है? तटस्थ उद्दीपक है और लार दे रही है, करना सीख जाता है। तो आज उसने मान लीजिए कि उस घंटी को सुनकर के लार देना सीख दिया। अगले दिन पावलोव ने क्या किया पता है? कि जो घंटी रोज बजा रहा था ना, मान लीजिए वो मंदिर वाली घंटी बजा रहा था, आज उसने घंटी चेंज कर दी, आज वो साइकिल वाली घंटी ले आया। तो उसने बाहर से जैसे साइकिल वाली घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते ने लार दे दी, है ना। फिर अगले दिन गिलास में चम्मच डाल करके बजाई, फिर भी कुत्ते ने क्या दे दी? लार दे दी। अगले दिन वो अपने ऑफिस वाली घंटी नहीं आती टर्न करके बजाते, वो बजाई, फिर भी कुत्ते ने लार दे दी। इसका मतलब यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि हमने अनुबंधन तो इस घंटी से करवाया था, फिर ये दूसरी घंटियों से अनुबंधन, दूसरी घंटियों पर लार क्यों दे रहा है? उसी से तो लार देना चाहिए था। इसके पीछे ये कारण है दोस्तों कि मिलते जुलते उद्दीपक के। भाई कौन से उद्दीपक है? मिलते जुलते उद्दीपक है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इस चीज का पता हो जाना चाहिए कि एक बार तटस्थ उद्दीपक से मिलते जुलते, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक से मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ भी प्राणी वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसी तटस्थ उद्दीपक के साथ करता है। इसको अपन क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। जैसे घर के अंदर एक बच्चा एक दाढ़ी वाले बाबूजी को देखा अपने घर के अंदर, आपने कहा ये दादाजी है। अब बाहर जा रहा है, जो भी दाढ़ी वाले नजर आ रहा है सबको कह रहा है ये भी दादाजी, ये भी दादाजी, ये भी दादाजी। क्या है? सामान्यीकरण, मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ में क्रिया। हम गांव के एक मंदिर में गए थे, वहां पे अपन ने पांव छुए, वहां पे चरणों में धोग लगे। अब शहरों में आए, जहां पे भी उस मिलती जुलती आकृति दिख रही है उसको अपन तुरंत क्या लग रहे? धोग लग रहे। क्या कर लिया? सामान्यीकरण। मिलते जुलते उद्दीपक जो एक जैसे दिखते हैं उनके साथ में हमने क्या करना शुरू कर दिया? समान क्रिया करना शुरू कर दिया। इसको अपन क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। तो मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ समान क्रियाएं करना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। तो इसमें यह कहा जाता है कि आप जब बच्चों को पढ़ाओ या बच्चों को जब शिक्षा दे रहे हो तो मिलते जुलते टॉपिकों को एक साथ पढ़ाओ, बच्चा जल्दी समझ लेता है, बच्चे को समझने में दिक्कत नहीं होती है। पहाड़ा पढ़ा रहे हो तो साथ साथ में गुणा पढ़ा दो तो बालक सामान्यीकरण कर लेगा, क्योंकि मिलती जुलती चीजें हैं तो जल्दी सीख लेगा। दोस्तों इसको कहते हैं सामान्य। मिलते जुलते उद्दीपकों के सामने समान प्रतिक्रियाएं देना क्या कहलाता है? सामान्यीकरण। वॉटसन ने इस सामान्यीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था दोस्तों, और वॉटसन ने एक प्रयोग किया था अपनी पत्नी के साथ मिलकर के। उसकी खुद की अपनी पत्नी थी जिसका नाम था रेनर, और इन दोनों का स्वयं का अपना एक बच्चा था जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट। वैसे नाम इसका अल्बर्ट ही था, लेकिन इसको जो कहा जाता है अपन सिद्धांत का जो नाम है वो उसको कहा जाता है कि लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। तो आपको ध्यान रखना अल्बर्ट। इसके ऊपर इन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग क्या किया था कि बच्चा जो था उसके सामने एक व्हाइट कलर का खरगोश रखा
क्या रखा, एक व्हाइट कलर का खरगोश रखा। तो जैसे ही वो उस खरगोश को पकड़ने के लिए गया, इधर वॉटसन ने डरावनी ध्वनि निकाली भूत टाइप की, बच्चा डर करके दूर हो गया, उसको छुआ ही नहीं, है ना, ऐसा हुआ। तो एक दिन फिर अगले दिन उसके सामने सफेद कलर का कबूतर रखा। तो जैसे ही वो कबूतर को छूने लगा तो उसने वापस डरावनी ध्वनि निकाली, बच्चे ने डर करके क्या कर दिया, हाथ दूर ले लिया, उसको छुए ही नहीं। फिर अगले दिन क्या किया पता है, वॉटसन ने उसके सामने क्या रखा, सफेद कलर का चूहा रखा। और वॉटसन अब आवाज निकाल ही नहीं रहा है, फिर भी बच्चा उस सफेद कलर के चूहे को हाथ ही नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है, सामान्यीकरण कर लिया कि सारी सफेद चीजों में से डरावनी ध्वनियां निकलती है। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, सामान्यीकरण। यहीं से आपके 18 में एक प्रश्न उठ करके आया था, एक लड़की जो गुलाब का फूल लेने के लिए जाती है, जैसे ही गुलाब का फूल तोड़ती है तो उसके हाथ में कांटा चुभ जाता है और उसके हाथ से क्या निकल जाते हैं, खून। अब वो हर एक लाल चीज से डरती है, लाल कपड़े से डरती, लाल गाड़ी से डरती है, हर लाल चीज से डरती है। ये क्या है, ये सामान्यीकरण है। ये क्या है, सामान्यीकरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्यीकरण क्या होता है, कि एक उद्दीपक जिसके साथ में हमने क्रिया करना सीख लिया, उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ में भी समान क्रियाएं करना क्या कहलाता है, समान क्रियाएं करना सामान्यीकरण कहलाता है। अब तो समझ में आ गया, अब सामान्यीकरण नहीं भूलोगे, यहां से ऐसे प्रश्न आते हैं। क्लियर, मिलते जुलते। तो क्या लिखेंगे अपन सामान्यीकरण के अंतर्गत, सीएस से मिलते जुलते, मैं शॉर्ट नेम ही यूज करूंगा क्योंकि मैंने आपको शॉर्ट नेम पूरे क्लियर करवा दिए। सीएस से मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ भी वैसी ही अनुक्रिया करना जैसी सीएस के साथ करते हैं, जैसी सीएस के साथ करता है। क्लियर है ना, इससे मिलती जुलती उद्दीपकों के साथ में भी वैसी ही क्रिया करना एक प्रकार का क्या कहलाता है, अपना सामान्यीकरण कहलाता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है, जेबी वॉटसन ने रेनर के साथ, रेनर उसकी पत्नी थी, रेनर के साथ मिलकर अपने पुत्र अल्बर्ट पर सफेद खरगोश पर प्रयोग किया। अब आपको ध्यान हो जाना चाहिए, प्रयोग किया, इसी को कहा जाता है साहचर्य। भाई इसी को क्या कहा जाता है, ये जो आपके ये संबंध जोड़ते ना, इसी संबंध को क्या कहा जाता है, इसी संबंध को कहा जाता है साहचर्य। मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ समान क्रियाएं करना क्या कहलाएगा, साहचर्य स्थापित करना कहलाएगा। तो कई बार आपके ये साहचर्य वाले जैसे प्रश्न जो है दोस्तों आपके पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि साहचर्य किसे कहते हैं। तो जो सामान्यीकरण है उसी का नाम क्या है, आपके साहचर्य, और इसके ऊपर प्रयोग किसने किया था, जेबी वॉटसन ने। दूसरा संप्रत्यय यहां पे आता है, उसका नाम है आपके विभेदीकरण। भाई कौन सा आता है दोस्तों, दूसरा संबंध जो आता है उसका नाम क्या है, विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है कि भेद कर देना। भाई विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से भेद कर देना। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आप किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक पागल बना सकते हो, कुछ समय तक। भाई पावलोव ने जब उस वाली घंटी के ऊपर प्रयोग किया, अब रोज घंटे बदल बदल करके उसके मुंह से लार निकाल रहा है, तो एक न एक दिन कुत्ता तो समझ ही जाएगा ये रोज अलग अलग घंटे बदल रहा है, इससे लार नहीं आएगी, लार उसी घंटी पर देनी है तभी भोजन आएगा। तो अब वो क्या कर लेता है कि मूल सीएस में और मिलते जुलते उद्दीपकों के अंदर क्या कर लेता है, अंतर कर लेता है। उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामान्यीकरण, उसी को क्या कहा जाता है, विभेदीकरण। अब कुत्ता उसी घंटी के ऊपर लार देता है जिससे अनुबंधन करवाया, उससे मिलती जुलती घंटियों के साथ में कभी भी क्या नहीं देगा, लार नहीं देगा। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, विभेदीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब आप उसी चीज को आप ये सोच लो कि मान लीजिए कि वो जो मैंने उदाहरण दिया था कि गुलाब से जो है लड़की के गुलाब का फूल तोड़ने जाती है, कांटा लगता है, खून आ जाते हैं, वो हर एक लाल चीज से डरती है। अब थोड़े समय बाद में उसको रियलाइज हो जाता है कि लाल कपड़े से खून नहीं आते, लाल गाड़ी को टच करने से खून नहीं आते, खून केवल उसी से आते हैं लाल गुलाब को टच करने से। तो अब केवल लाल गुलाब दिखेगा तब वो वैसी अनुक्रिया करेगी, बाकी दूसरों के साथ में ऐसी अनुक्रिया नहीं करेगी। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपके विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब क्या होता है, आपके मूल अनुबंधित उद्दीपक और मिलते जुलते अनुबंधित उद्दीपकों के बीच में अंतर कर
लेना ही क्या कहलाता है, विभेदीकरण। तो साहचर्य के बाद में जो दूसरा संप्रत्यय आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा आपके, विभेदीकरण। क्या लिखोगे, सीएस तथा उससे, शॉर्ट ही लिखना है सब कुछ, सीएस तथा उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ, उससे मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ, मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ या मिलते जुलते उद्दीपकों में अंतर कर लेना, मिलते जुलते उद्दीपकों में क्या कर लेना, अंतर कर लेना, क्या कहलाता है, एक प्रकार का विभेदीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा कि एक बच्चे ने ऐसा समझ लिया कि बच्चे को समझाया गया कि चार क्या बोलते हैं उसको, रेखाओं से घिरी हुई आकृति को वर्ग कहा जाता है। बालक ने बार बार इस चीज को ऐसे सीख लिया कि चार रेखाओं से घिरी है तो उसको अपन क्या कहेंगे, वर्ग कहते, वर्ग कहते। फिर बच्चे को, फिर आयत को भी वो बच्चा क्या कहने लगा, वर्ग कहने लगा। फिर एक समय बाद में उसको समझ में आ गया है ऐसी चारों एक जैसी होना तब वर्ग कहना है, आगे पीछे हो तो उसको वर्ग नहीं कहना है। ये उसने क्या कर लिया, विभेदीकरण कर लिया। पहले तो वो एक ही जैसा क्या है दोस्तों किया जा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक जैसा अंतर। जैसे देखिएगा बालक छोटा होता है, उसके सामने आपने 3-4 सिक्के रख दिए, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। बच्चा 10 रुपये को भी कह रहा है 1 रुपया, 1 रुपये को भी कह रहा है 1 रुपया, 2 रुपये को भी कह रहा है 2 रुपया। लेकिन एक समय के बाद में अंतर कर लेता है ना, ये 1 रुपया, ये 2 रुपया, ये 5 रुपया, ये 10 रुपया, सबके प्रति एक जैसी अनुक्रिया नहीं करता। ये विभेदीकरण है भाई। क्या कर लेता है दोस्तों, विभेदीकरण। विभेदीकरण के बाद में आपका तीसरा संप्रत्यय आता है जिसको कहा जाता है विलोपन। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, विलोपन। विलोपन के अंदर क्या होता है कि विलोपन के अंदर क्या होता है कि यदि आपने एक बार अनुबंधन करवाना सिखा लिया, पावलोव ने अनुबंधन कर लिया कि कुत्ता जो है घंटी बजने पर लार दे रहा है, अब उसको भोजन कर देना बंद कर दिया। आज घंटी बजाई, भोजन दिए ही नहीं, कुत्ते ने लार दे दी। फिर घंटी बजाई, कुत्ते ने लार दी, भोजन दिए ही नहीं। फिर घंटी बजाई, कुत्ते ने लार दी, भोजन दिए नहीं। फिर एक दिन बाद कुत्ते ही समझ आएगा, पागल बना रहे, रोज घंटी बना रहे और अपन के साथ में क्या नहीं आ रही है, भोजन तो ही नहीं रहा है। फिर कुत्ता देना, लार देना ही क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसको कहा जाता है विलोपन की अवस्था। यानी कि बार बार केवल तटस्थ उद्दीपक को ही प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी अनुक्रिया करना बंद कर देता है, क्योंकि अनुक्रिया तभी शुरू रहेगी जब उसके पीछे स्वाभाविक उद्दीपक भी रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी शिक्षक ने, किसी शिक्षिका ने एक बच्चे को कहा तू कल होमवर्क करके लाना, मैं तुझे टॉफी दूंगी। उसने टॉफी दी। कल वापस करके लाना, मैं तुझे और टॉफी दूंगी। बच्चा होमवर्क करके लाया, टॉफी दी। फिर अगले दिन तू होमवर्क करके लाना, मैं टॉफी दूंगी। उसने टॉफी दी नहीं, बच्चों को लगा कल देंगे। फिर बच्चा फिर होमवर्क करके लगाया, मैडम ने आज भी टॉफी नहीं दी। फिर बच्चों को लगा भूल गए होंगे, कल और देंगे। फिर वापस बच्चा होमवर्क करके ले गए, मैडम ने टॉफी दी नहीं। फिर बच्चा भूल जाएगा, मैडम टॉफी दे रही नहीं, रहने दो, अपना होमवर्क नहीं करना है। तो ये कहलाता है विलोपन की अवस्था। यदि आप स्वाभाविक उद्दीपक को देना उसके पीछे बंद कर देते हो तो प्राणी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। वो कहलाता है आपका विलोपन। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, विलोपन। तो एक संप्रति आपको ध्यान रखना है कि विलोपन क्या होगा, बार बार केवल CS ही प्रस्तुत किया जाए, बार बार केवल CS ही प्रस्तुत किया जाए, CS ही प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी CR देना बंद कर देता है, CR देना बंद कर देता है। अब वो अनुक्रिया नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। मूल चीज उसको नहीं मिल रही है तो वो उस अनुक्रिया भी देना क्या कर देता है। एक छोटे बच्चे को आप ये देख लो कि आप घर के अंदर जाते हो, एक छोटा बच्चा है, वो दौड़ करके आपके पास में आता है, आप उसको ये कहते हो, बच्चा आते आपको कहता है लोग मेरे किस करो, बच्चा आपके गाल पर किस करता है, आप उसको चॉकलेट देते हो। अगले दिन भी ऐसा किस करता है, चॉकलेट देते हो। बच्चे ने अनुबंधन कर लिया कि मैं इनको किस करूंगा, ये चॉकलेट देगा। बच्चे ने ये सीख लिया। फिर एक दिन आप घर पे चॉकलेट लेके गए नहीं, बच्चे को उठाया, बच्चे ने किस कर दिया, बच्चे को चॉकलेट मिली नहीं। बच्चे ने कोई बात नहीं, कल और देंगे। फिर आपने बच्चे को उठाया, बच्चे ने आपके गाल पर किस किया, फिर बच्चे को चॉकलेट नहीं मिली, बच्चा सोचा कल और दे देंगे। 2-3 बार आप चॉकलेट लेके ही नहीं गए तो फिर बच्चा किस करने बंद कर देगा, जब चॉकलेट लाना ही इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। ये तो विलोपन है कि आपने स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद कर दिया, उसने अस्वाभाविक के प्रति अनुक्रिया करनी भी क्या कर दी, बंद कर दी। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक और आता है मेरे दोस्तों, वह आता है स्वतः पुनर्लाभ। क्या आता है मेरे दोस्तों, स्वतः पुनर्लाभ। एक इसका संप्रत्यय स्वतः पुनर्लाभ क्या होता है।
स्वतः पुनर्लाभ उससे कहते हैं कि देखो प्राणी ने अनुक्रिया करनी भी क्या कर दी, बंद कर दी, कि आपने CS देना बंद कर दिया, प्राणी ने भी CR देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब एक लंबे अंतराल हो गया कि कोई प्रयोग भी नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हो गए। एक दिन वापिस वैसी की वैसी परिस्थिति मिल गई, जैसे पावलोव ने कुत्ते को छोड़ दिया कि तूने लार देना बंद कर दिया, तू जा, कुत्ते को छोड़ दिया। 3 महीने बाद कुत्ते को पकड़ के लायन वापिस उस पिंजरे में बंद किया, वापिस मशीनें लगाई और घंटी बजाई, कुत्ते ने लार दे दी। इसको कहते हैं स्वतः पुनर्लाभ। वैसी परिस्थिति लंबे समय बाद पुनः बनती है अचानक से, तो प्राणी वैसी की वैसी अनुक्रिया करने लग जाता है। जैसे हमारे साथ में हुआ ना, स्कूलों में हम क्या करते थे, घंटी बजती थी और अपन प्रार्थना के लिए हॉल के अंदर चले जाते थे कि अब प्रार्थना होगी, प्रार्थना सभा में चले जाते थे। तो कई बार हमने इस चीज को क्या किया है, अनुबंधित किया है, किसी चीज को इसको आपस में क्या किया है, जोड़ा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना कि फिर अपन कॉलेज में गए, कॉलेज में प्रार्थनाएं बंद हो गई, अपन भी 3 साल तक भूल गए, कोई अपने अनुक्रिया भी नहीं दे रहे, कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। फिर अपन बीएड करने के लिए गए, बीएड वापस स्कूलों की तरह होती है, STC करने के लिए गए, तो वहां जैसे ही घंटी बजी अपन वापस प्रार्थना के हॉल में जाकर के खड़े हो गए। ये क्या है, स्वतः पुनर्लाभ, कि आपके अनुक्रिया बंद कर देने पर कुछ समय बाद यदि वैसी ही परिस्थिति पुनः बनती है तो प्राणी वैसी ही अनुक्रिया करने लग जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो ये कहा जाता है आपका स्वतः पुनर्लाभ। क्या कहलाएगा, एक अंतराल के बाद यदि अचानक से CS प्रस्तुत किया जाए, अचानक से CS प्रस्तुत किया जाए तो प्राणी फिर से वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है, वैसी ही अनुक्रिया करने लगता है जैसी अनुबंधन के बाद करता था। जैसी क्या हो गया भाई, जैसी अनुबंधन के बाद करता था, अनुबंधन के बाद करता था। ये आपके संप्रत्यय आपको ध्यान रखने हैं, ये 4-5 संप्रत्यय आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर, कौन कौन से बताए, बताओ। साहचर्य और सामान्यकरण समझ में आ गया, विभेदीकरण समझ में आ गया, विलोपन समझ में आ गया, और क्या आ गया आपको, स्वतः पुनर्लाभ भी आपको समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आपके यहाँ पे जितने भी संप्रत्यय थे वो आपको धीरे धीरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्लियर हो जाएंगे। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। उसके बाद में अपन बात करते हैं दोस्तों, है ना, इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुबंधन के निर्धारक। एक अंतिम चीज और पढ़ लेते हैं, अनुबंधन के निर्धारक। क्या हेडिंग लगाओगे, अनुबंधन के निर्धारक, प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक। अब प्राचीन अनुबंधन के निर्धारक का मतलब क्या होता है कि अपन अनुबंधन किस किस प्रकार से करा सकते हैं, है ना। अनुबंधन का निर्धारण करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं ये भी कह सकते हैं, या इसको मैं सिंपल भाषा में यूं कह दूं, अनुबंधन के प्रकार लो। क्या कह दिया मैंने, अनुबंधन के प्रकार। तो इसमें तो कोई ज्यादा लोड ही नहीं होगा। अनुबंधन के प्रकार कितने होते हैं ये आपको कोई पूछ ले तो ध्यान रखना, अनुबंधन के प्रकार होते हैं 4। कितने होते हैं दोस्तों, 4। एक का नाम है आपके समकालिक। क्या नाम है दोस्तों, समकालिक। और एक का नाम है आपके समकालिक के बाद में एक का नाम है आपके विलंबित। क्या हो जाएगा दोस्तों, विलंबित। एक का क्या नाम है आपके समकालिक, और एक का क्या नाम है दोस्तों आपके विलंबित, और एक का क्या नाम है आपके पश्चगामी। एक का क्या नाम है आपके पश्चगामी, एक का क्या नाम है आपके पश्चगामी। एक तो हो जाएगा सम, और एक का नाम है आपके अवशेष। एक का क्या नाम है आपके अवशेष। टोटल जो होते हैं वो कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम है समकालिक, एक का नाम है विलंबित, एक का नाम है आपके पश्चगामी, और एक का क्या नाम है अवशेष। अब ये क्या होता है समझिएगा। समकालिक के अंतर्गत क्या होता है कि CS और UCS दोनों साथ साथ में दिए जाते हैं। इधर घंटी बज रही है और इधर आपने भोजन भी दे दिया। जब CS और UCS दोनों साथ साथ दिए जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपके समकालिक अनुबंधन कहलाएगा। कैसे दिए जाते, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे एक चित्र बना करके आपको समझा देता हूं। ये इस तरीके से दोनों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा।
जिस प्रकार से CS दिया जा रहा है ठीक उसी प्रकार से क्या दिया जाएगा, UCS। वो क्या कहलाएगा, आपके एक प्रकार से ये मान लीजिए CS है, ये आपके UCS है। दोनों के देने का जो टाइम पीरियड से वो क्या चल रहा है, आपके समान चल रहा है। तो दोनों जब साथ साथ दिए जाएं तब वो क्या कहलाएगा, समकालिक, यानी कि इनके बीच में कोई अंतराल नहीं है। घंटी बजी, भोजन दिया, दोनों साथ काम हुए, तो ये कहलाता है समकालिक अनुबंधन। भाई क्या कहलाता है आपके, समकालिक। दूसरा आता है आपके विलंबित। विलंबित के अंदर क्या होता है कि एक आपके जो CS है इसको तो पहले दे दिया जाता है। CS तो आपके क्या कर दिया जाता है दोस्तों, आपके पहले दे दिया जाता है कि CS तो आपने पहले ही क्या कर दिया, इसको प्रस्तुत कर दिया या इसको पहले ही आपको दे दिया। UCS क्या दिया जाएगा, UCS इसके हल्का सा बाद में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे ये इसके सामने CS प्रस्तुत कर दिया। अब यहां पे देखो CS, इतना CS गया, उसके बाद में कुछ समय बाद जब CS अपना पूरा हो गया उसके कुछ समय बाद मैंने क्या दिया, इनको UCS दिया। यानी कि मैंने पहले घंटी बजाई, उसके कुछ समय बाद में मैंने उनको क्या दिया, भोजन दिया। तो CS और UCS के बीच में एक निश्चित अंतराल रखा जाता है, एक समय फिक्स होता है। और ध्यान रखना वो समय, आदर्श समय जो होता है वो माना जाता है 0.5 सेकंड का। कितना माना जाता है दोस्तों, 0.5 सेकंड का माना जाता है कि घंटी बजाई, 0.5 सेकंड के बाद में भोजन दे दिया तो अनुबंधन जल्दी बनेगा। यानी कि आपको CS देना है और CS और UCS के बीच में आपको यदि अंतराल रखना है तो CS और UCS के बीच में कितना अंतराल रखोगे, केवल 0.5 सेकंड का। भाई कितना रखोगे, केवल 0.5 सेकंड का अंतराल रहना चाहिए। इससे ज्यादा आपको अंतराल इसके अंतर्गत नहीं रखना है, आपका अनुबंधन अच्छा होगा। आदर्श समय माना जाता है अनुबंधन का। फिर आता है देखो पश्चगामी। पश्चगामी के अंदर क्या होता है दोस्तों, उल्टा सिस्टम होता है। उल्टा क्या होता है कि पहले उसको UCS दे दिया जाता है और फिर इसके सामने क्या प्रस्तुत किया जाता है, CS प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कुत्ते को पहले तो आपने क्या दे दिया, भोजन, और उसके बाद में क्या दिया, घंटी बजाई। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब बच्चे को आपने टॉफी पहले दे दी, ये ले बेटा कल होमवर्क करके लेना, ये ले जा टॉफी, तो वो करके लाएगा नहीं लाएगा, क्योंकि आपने स्वाभाविक उद्दीपक तो पहले दे दिया। तो जो आपको जिससे अनुबंधन करवाना है वो यदि बाद में दे रहे हो तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है, वो पश्चगामी है ना। उसके आपको ध्यान रखना है कि उसको अपन कौन सा कहते हैं, पश्चगामी कहते हैं। तो ये आपको क्या रखना है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इसके अंदर पहले दिया जाता है तो इसका प्रभाव जो पड़ता है बहुत कम पड़ता है। और अंतिम नंबर पे आ जाता है आपके अवशेष। क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, अवशेष। अवशेष के अंतर्गत क्या होता है, अवशेष में दो प्रतिक्रियाएं होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमने CS तो प्रस्तुत कर दिया, लेकिन CS के बहुत लंबे समय बाद, गैप लेने के बाद में UCS देते हैं। यानी कि CS और UCS के बीच में अंतराल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। देखो CS दिया और उसके बहुत टाइम बाद में अपन ने उसके सामने क्या प्रस्तुत किया, UCS प्रस्तुत किया। यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक पहले प्रस्तुत किया और एक लंबे अंतराल के बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया। इससे भी अनुबंधन तो बनता है, लेकिन इससे अनुबंधन बनने में समय बहुत ज्यादा लगता है। क्यों ज्यादा लगता है, समय अधिक क्यों लगता है, इसके पीछे कारण है कि बीच में दूसरे घटक भी एंटर कर जाते हैं। जैसे सोचो कि पावलोव ने घंटी बजाई और 10 मिनट बाद खाना दिया, तो 10 मिनट में तो बहुत सारे घटक और भी आएंगे। तो हो सकता है कुत्ता किसी अन्य के साथ में अनुबंधन कर ले, उसके साथ में अनुबंधन नहीं करे। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, गांवों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, जो कृषि करने वाले, खेती करने वाले लोग होते हैं ना, उनके गांवों के अंदर क्या लाइटें बहुत लिमिटेड आती है, 3 फेज, जिससे मोटर वगैरह चलती है। तो गाँव के पहले लोगों के पास में गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, तो गाँव में एक ट्रेन या एक बस आती थी जिसका एक टाइम फिक्स होता था। तो वहां पर अनुबंधन ऐसे करते थे, जैसे कैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति अपने मीटर के पास बैठा है कि अब भी लाइट आए तो मोटर चलाऊं, अब भी लाइट आए तो मोटर चलाऊं, नहीं आई। लेकिन उससे पहले एक बस गुजरी जिसने हॉर्न बजाया और उसके कुछ समय बाद में लाइट, आधे घंटे बाद में लाइट आ गई। फिर उसके बाद में भी ऐसा हुआ, एक बस आई, वापस निकली, आधे घंटे बाद में लाइट आ गई। एक समय बाद में, लंबे समय बाद में वो किसान समझ जाता है कि ये बस निकलती है ना, उसके थोड़ी देर बाद में क्या आ जाती है, लाइट आ जाती है। अब वो मीटर के सामने पूरे दिन नहीं बैठा रहता है, जब वो बस निकलती है ना, उसके कुछ समय बाद में मीटर के सामने आकर के बैठ जाता है, अब लाइट आने वाली है। तो इससे भी अनुबंधन होता है, लेकिन समय क्या लग जाता है, अधिक लग जाता है। अब इसकी लैंग्वेज आप लोगों को बनानी है, कैसे बनानी है देखिए, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं जिसको आपको लिख तो जाना है। सबसे पहले लिखा समकालिक उद्दीपक। क्या होता है समकालिक उद्दीपक, जब CS तथा UCS दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया जाए। दूसरा होता है विलंबित,
इसके अंदर क्या होता है, CS और UCS के बीच में बहुत कम समय का अंतराल होता है। यह अंतराल आदर्श माना जाता है 0.5 सेकंड, यानी कि आधे सेकंड के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उद्दीपक को प्रस्तुत करना होता है, समय बहुत कम होता है। पश्चगामी में क्या होता है, इसके अंतर्गत UCS को पहले प्रस्तुत किया जाता है, CS को बाद में किया जाता है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं के बराबर पड़ता है। अवशेष के अंदर क्या होता है कि पहले बल के सामने क्या प्रस्तुत कर दिया, CS, और उसके बहुत अधिक टाइम बाद हम उसके सामने क्या प्रस्तुत करते हैं दोस्तों, UCS। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये UCS जो इसका प्रभाव भी अनुबंधन होता है, लेकिन इसके अनुबंधन में भी समय क्या लग जाता है, अधिक लग जाता है। क्लियर। अंतिम चीज पढ़ लेते हैं, बताओ इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बताओ। शैक्षिक उपयोगिता, सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी ये बतानी है आपको। लो बताओ शैक्षिक उपयोगिता क्या होगी। मैं बताता हूं, देखो, अच्छी आदतों का निर्माण करना, अच्छी आदतों का निर्माण जो है अनुबंधन के द्वारा किया जा सकता है ना। ये मामा जी आए, इनके पांव छुओ, चॉकलेट देंगे, है ना, इनका सम्मान करो, तुम्हें ये मिलेगा, कुछ भी भगवान के सामने दोग लगो, फिर पुजारी जी आपको प्रसाद देंगे। तो इस प्रकार से जो है अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। बुरी आदतों का त्याग भी किया जा सकता है। बुरी आदतों का क्या किया जा सकता है दोस्तों, बुरी आदतों का त्याग भी इसके द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखना, अपन जो गिनती पहाड़े वगैरह याद करते, गिनती पहाड़े वर्णमाला आदि इसी सिद्धांत पर आधारित है। वर्णमाला सीखना इसी सिद्धांत पर आधारित है, ध्यान रखना। हम जितना भी अपने जीवन में सांकेतिक अधिगम करते हैं, चाहे गाड़ी होने पर सिग्नल के ऊपर रुक जाना एक प्रकार का क्या है, आपके सांकेतिक अधिगम है। मुर्गा बोलने पर सुबह जग जाना एक प्रकार का सांकेतिक अधिगम है। इस प्रकार के जो अपन अधिगम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके सारे इसी से रिलेटेड होते हैं। हमने एक उदाहरण भी दिया था सांकेतिक अधिगम का कि एक टीचर है जिससे बच्चे सारे डरते हैं, तो उस टीचर ने एक रूल बना रखा है कि वो क्लास में जाने से पहले पियोन को भेजता है कि पियोन जाएगा और अपने टेबल के ऊपर एक डंडा रखेगा, उसके 5 मिनट के बाद में बच्चे वो शिक्षक एंटर करेगा। तो बच्चों ने बार बार ये देखा कि पहले डंडा आता है, उसके बाद में जो है शिक्षक आता है। तो बहुत दिन हुआ, एक दिन वो शिक्षक आए ही नहीं, बच्चे क्लास के बच्चे बहुत अधिक मस्ती कर रहे थे, बहुत बच्चे जो परेशान कर रहे थे। तो पियोन को दिमाग आया, पियोन ने क्या किया, वो डंडा उठाया और चुपचाप जाकर के टेबल पर रख दिया। टेबल पे तो रख दिया, लेकिन टीचर आए ही नहीं। टीचर नहीं आया तो भी बच्चे पूरे के पूरे क्या हो गए, साइलेंट, बच्चे पूरे के पूरे शांत। उन्होंने जो है मस्ती करना अपने आप बंद कर दिया, क्योंकि डंडे के साथ में एक अनुबंधन जोड़ रखा है। डंडे के साथ में क्या कर रखा है, एक अनुबंधन जोड़ रखा है कि भाई डंडा आएगा उसी के बाद में शिक्षक आएगा। तो जितने भी सांकेतिक अधिगम होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, क्लास के अंतर्गत जो अपन सहायक सामग्री का शिक्षक प्रयोग करता है, वो सहायक सामग्री का प्रयोग करना भी किस सिद्धांत पर आधारित है, तब भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इसी सिद्धांत पर आधारित होंगे। ऐसे कई शैक्षिक उपयोगी या अपने आधार पर अपनी मर्जी से आप निकाल सकते हो, क्योंकि शैक्षिक महत्व बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको सिद्धांत समझ में आ गया है तो शैक्षिक महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। एक बार अपन इसको फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, आज की क्लास के अंतर्गत जो अपन ने पढ़ना शुरू किया था वो कहां से किया था कि मैंने आपको बताया था कि कल अपन ने सिद्धांत के जो है पूरा का पूरा प्रारूप पढ़ा था। आज मैंने आपको केवल शॉर्ट में बताया कि अनुबंधन से पहले यदि UCS प्रस्तुत करेंगे तो UCR देगा, CS प्रस्तुत करेंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा। अनुबंधन के समय यदि CS प्लस UCS दोनों एक साथ देंगे तो प्राणी क्या देगा, UCR देगा। अनुबंधन के बाद CS प्रस्तुत करेंगे तो प्राणी क्या देगा, CR देगा। यह आपको पता होना चाहिए। CR केवल अनुबंधन के बाद दिया जाएगा। अच्छा, CR और UCR में कोई फर्क नहीं होता है, अनुक्रिया तो एक ही होती है, पर जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ में दे तब UCR कहलाती है, और अस्वाभाविक उद्दीपक में दे तो वही अनुक्रिया CR के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के अंदर पढ़े थे अपन ने कुछ महत्वपूर्ण संप्रति, पहले अपन ने ये पढ़े थे, चलो, अनुबंधित या UCS के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके आकर्षणात्मक होता है, प्रवृत्त्यात्मक या प्रत्यात्मक भी कहते हैं, एक विमुखी और विकर्षणात्मक होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपके प्रवृत्त्यात्मक होता है उसके अंदर उद्दीपक सुखद हो
होते हैं इससे अनुबंधन धीमी गति से होगा, विमुखी जो होते हैं उसमें उद्दीपक कष्टदायी होते हैं, उससे अनुबंधन क्या होता है बहुत जल्दी से होता है। मैंने उदाहरणों के साथ में पूरा समझा दिया। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है महत्वपूर्ण संप्रत्यय में पहला आता है आपके सामान्यकरण। तो मैंने आपको बता दिया CS से मिलते जुलते उद्दीपकों के साथ में भी जब वो एक समान क्रियाएं करता है तो इसको अपन कहते हैं साहचर्य करना, और साहचर्य करना भी एक प्रकार का सामान्यकरण है। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया था वॉटसन ने अपनी पत्नी के साथ, रेनर के साथ मिलकर के अपने अल्बर्ट के ऊपर प्रयोग किया था, खरगोश के ऊपर, और इन्होंने इस चीज को सिद्ध किया था कि बच्चा एक व्हाइट कलर के खरगोश और कबूतर से डर जाने के बाद वो प्रत्येक व्हाइट चीज को छूने से क्या करता है, डरता है। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा था विभेदीकरण कि बार बार यदि CS से मिलते जुलते उद्दीपकों को प्रस्तुत किया जाएंगे तो प्राणी मूल CS और मिलते जुलते उद्दीपकों के अंदर अंतर करना सीख जाएगा। फिर अपन ने सीखेगा विलोपन। यदि अंतर करना सीख जाएगा तो प्राणी क्या करेगा, धीरे धीरे CS के बाद, CS के अनुबंधन करने के बाद लंबे समय तक केवल CS प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके साथ में UCS नहीं दिया जा रहा है, तो प्राणी अनुक्रिया करना धीरे धीरे क्या कर देगा, बंद कर देगा, है ना, विलोपन हो जाएगा। उसके बाद में आता है आपके स्वतः पुनर्लाभ की एक समय के बाद में प्राणी अपने आप जो होता है वैसी परिस्थिति बनती है तो पुनः वैसी ही अनुक्रिया कर देता है जैसी वो पहले करता था। ये सारा अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में पढ़ा अनुबंधन के प्रकार। पहला है समकालिक जिसमें CS UCS दोनों साथ साथ, विलंबित जिसमें CS और UCS के बीच में 5 सेकंड का गैप, पश्चगामी जिसमें UCS पहले CS बाद में, अवशेष जिसमें CS देने के बहुत लंबे अंतराल के बाद में UCS प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में कुछ अपन ने शैक्षिक निहितार्थ इसके पढ़ लिए कि अच्छी आदतों का निर्माण करना, बुरी आदतों को छोड़ना, है ना, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना, ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हो। रुचियों अभिरुचियों का विकास करना, अभिवृत्तियों में बदलाव करना, व्यक्तित्व का विकास करना, हर एक चीज जो है आपके ये सिद्धांत, सांकेतिक अधिगम करना, सब कुछ जो है इस सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। और इसी के साथ में आपके क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव की कंप्लीट, है ना। 30-40 मिनट कल पढ़ा, 30-40 मिनट आज पढ़ा, लगभग 70-80 मिनट, 1.5 घंटे के अंदर अंदर अपन ने इस चीज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और परफेक्ट, इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा। कोई भी प्रश्न आप पावलोव के अभी तक एग्जाम में जितने भी आए हैं उठा करके देख लो, सारे प्रश्न इसी कंटेंट में से जो मैंने आपको लाइनें लिखी हुई है। केवल आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए, वो है समझ। तो हम और आगे जाकर के जब अपनी क्लासें पूरी हो जाएगी तो MCQ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, इस चीज के अंदर अपन और सीख लेंगे। तो कल तो है संडे, और उसके बाद में आपको मंडे के दिन होली है, तो आप भी होली का आनंद वानंद लीजिए, दुरेली उरेली मनाइए आराम से। उसके बाद में अपन मंगलवार से फिर से क्लासों को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो 2 दिन का हम अवकाश से रविवार और कौन सा हो जाएगा आपके सोमवार, 2 दिन का आपके गैप हो जाएगा। उसके बाद में जो है आपकी क्लास से पुनः क्या हो जाएगी दोस्तों, कंटिन्यू हो जाएगी। तो आशा करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।